हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो है प्रश्न संख्या 31 से देखेंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पिछले के वीडियो में कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका 31वां प्रश्न है कि आज के वीडियो में भी हम लोग 10 प्रश्नों को देखेंगे, काफ़ी जो महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? यानी शिक्षा का जो अभाव है, शिक्षा की जो कमी है, ये लोकतंत्र के लिए कैसे भयानक साबित हो सकता है, ये एक चुनौती है कैसे, वो उसका उत्तर हमें देना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से जो अभिनज्ञ है, जो रहता है, उससे जो जुड़ा रहता है। नागरिकों का अशिक्षित होना जो स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, नागरिक शिक्षित होगा तभी ना अच्छा लोकतंत्र होगा, हमारा डेमोक्रेटिक देश जो होगा वो विकास होगा। यानी शिक्षित लोग सामने आएँगे तभी ना आपके देश को विकास कर पाएँगे। विशेष महिलाओं को, विशेषकर देखिए महिलाओं को शिक्षित करना जो है अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता जो साक्षरता दर होते हैं दूर करने के लिए शिक्षा में आने वाली बाधाओं के जो निराकरण होते हैं करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा बनाए रखने के लिए जो सर्वाधिक प्राथमिक तथा सरकार की ओर से मतलब कई प्रकार की चीज़ें दी जा रही है, ठीक है, हेल्प दी जा रही है, सहायता दी जा रही है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता है। जी हाँ, अगर कोई भी देश अगर वो अशिक्षित है तो वो अच्छे लोकतंत्र का स्थापना नहीं कर सकता, उसका लोकतंत्र सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ अशिक्षित लोग आएंगे तो वो सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, एक गंभीर समस्या है। इसलिए हम सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों एवं सारे लड़कों को शिक्षित होना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 32। काफ़ी आसान प्रश्न था ना? देखते हैं। तो इसमें है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, हरित क्रांति मीन्स क्या कि हमारे जो फसल हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक है, इस चीज़ों के उत्पादन पे बढ़ावा देना, इसीलिए क्रांति किया गया था। देखिए, भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज की, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया गया है। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई है। जैसे देखिए, गेहूँ जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणवत्ता में वृद्धि हुई ही है, और कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई इसी क्रांति को क्या कहते हैं हम लोग? हरित क्रांति कहते हैं। मतलब विशेषकर आप ऐसे कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति अपनाई जाती है, मतलब उर्वरक एवं कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति अपनाया गया था, उसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। तो 33वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? मतलब प्राकृतिक संसाधनों का आप संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका प्रबंधन, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पर्यावरणीय संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो पर्यावरण में चीज़ें उपलब्ध है, जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है, वही हमारा क्या हुआ? जानते हैं, प्राकृतिक संसाधन हुआ। नदी, झील, खनिज इत्यादि, ये सब इसका उदाहरण हो गया। आप इसका संरक्षण कैसे करेंगे ये देख लीजिए, काफ़ी आसान है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना बंद कर देना होगा, यानी प्राकृतिक संसाधन उसका उपयोग हम लोग अधिक ना करें, जो सामान्य जो हमें ज़रूरत हो उसी का उपयोग करें। वन्य जीव यानी जो जंगल में जीव रहते हैं, संरक्षण के लिए जंगली जीवों को शिकार करना बंद कर देना चाहिए, है ना? तभी ना प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सकता है। किसानों को मिश्रित फसल अर्थात उर्वरक, कीटनाशक एवं फसल चक्रण के बारे में जानकारी देना चाहिए। जी हाँ, कि किसान जो है अच्छे तरीके से फसल को उपजाए, यानी शिक्षित होना चाहिए किसान को भी, हमारे शब्दों में समझे तो। वनों की अत्यधिक कटाई पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी वनों को जो कटाई लोग बिना वजह करते हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34। तो इसमें है 34 में कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो चंपारण सत्याग्रह नील उत्पादक किसान थे, जो किसान नील का उत्पादन करते थे, यानी नील जो आप लोग नहीं देखते हैं, जो गंजी में रखकर नीला कर देते हैं, जो वही होता है नील, वही नील का खेती होता है। तो जो किसान थे जो नील का उत्पादन करते थे, मतलब उसका खेती किया जाता तब नील बनता है। और जो उसकी स्थिति क्या थी, किसानों की दयनीय थी, काफ़ी नीची हुई थी, मतलब बद से बदतर स्थिति थी और उनसे संबंधित है।
और इसमें क्या किया था अंग्रेजों ने, क्या करा, इसमें किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, मतलब जोर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और दूसरी ओर बागान मालिक यानी ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, यानी बागान के जो ये थे लगान लेते थे, काफ़ी अधिक देना पड़ता था किसानों को, जिससे किसान काफ़ी परेशान हो गए थे, परेशान थे। अतः गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को इसके आगे क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। तो काफ़ी आसान है, इसीलिए मतलब नील की खेती में जो ज़बरदस्ती करवाया करवाया जाता था और कर लिया जाता था अधिक बागवानी पर, तो इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को 1917 ईस्वी में गांधी जी ने शुरू करा था, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार झुक गई। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। तो चलिए 35वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य है, मतलब चिपको आंदोलन क्या उद्देश्य था इसका। चिपको आंदोलन वन के संरक्षण के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और जो चंदी प्रसाद यादव द्वारा चलाया गया था आंदोलन था यह। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे, मतलब पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वालों को मार पीट कर यहाँ से भगा देते थे कि पेड़ को नहीं काटने देते। तो इनका यही उद्देश्य था कि पेड़ को ना काटा जाए और मतलब अधिक पेड़ को हानि न पहुंचाए, उसको काट कर न ले जाया जाए। यही उद्देश्य था चिपको आंदोलन का, उसको नहीं काटने दिया जाए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 36। तो इसका है 36 में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, मतलब इसका अल्टीमेटली क्या परिणाम निकला। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये गांधी जी के नेतृत्व में कब चलाया गया था, 1930 ईस्वी में चलाया गया था, समझे। जिनके परिणाम देखिए नीचे लिखे हुए हैं। पहला देखिए, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के सभी वर्ग राजनीतिकरण जो था हुआ, उसमें सभी लोग राजनीतिक में जुड़े और इस आंदोलन ने श्रमिक और कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। अगला पॉइंट है देखिए तीसरा, कि इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतलब महिलाओं ने इस आंदोलन में काफ़ी अपना योगदान निभाया है। आगे है इसके परिणाम स्वरूप, इसका जो परिणाम स्वरूप पहली बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर मतलब कांग्रेस से बातचीत की। देखिए समानता के आधार पर कांग्रेस सरकार जो थी उससे बात करी। तो यही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम थे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। तो 37वां प्रश्न है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों को लिखें, मतलब 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका क्या कारण था। तो देखिए 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण नीचे लिखे गए हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि सभी क्रांति जो कारी थे प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासन की जो समाप्ति चाहते थे, मतलब जो प्रतिक्रियावादी का सपोर्ट करता है उसको ख़त्म करा जाए, मतलब पुरानी विचारधारा को। देखिए अब वे उदारता और राष्ट्रवाद के समर्थ में थे। तो इसमें उदारता मतलब हुआ कि जो दयान वाले व्यक्ति हो, जो जिसके पास दया हो, और राष्ट्र के प्रति जो आप प्रेम रखते हैं वो तो राष्ट्रवाद है ही। और वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है कि वैधानिक शासन का मांग हो, वैधानिक रूप से चीज़ें चले, संवैधानिक रूप से चीज़ें चले। इटली और जर्मनी में क्रांतिकारी एक अतिरिक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे कि इटली और जर्मनी में जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि हमारा राष्ट्र क्या हो, एक हो, यानी सारे लोग क्या हो यहाँ के एकत्रित हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 38। तो इसमें दिया गया है कि लेनिन का संक्षिप्त परिचय दे। जो लेनिन था उसके बारे में लिखना। देखिए लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में तथा इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। आपने पहला पॉइंट में लिख दिया। ये जो जारशाही, मतलब जारशाही के विरोधी और मार्क्सवादी का क्या करता था, सपोर्ट करता था। समझ लीजिए कि मार्क्सवाद की विचारधारा पर ये चलता था। तीसरा 1917 ईस्वी में इन्होंने स्विट्जरलैंड से वापस आकर बोल्शेविक दल का नेतृत्व ग्रहण किया। बोल्शेविक दल की स्थापना किसने करा था, तो आप कहिएगा लेनिन ने। अब कहता है कि आगे अगला पॉइंट है कि केरेंस्की को पराजित करने के बाद रूस में इन्हीं मतलब कारण जो है इन्हीं का शासन व्यवस्था लागू हो गया। मतलब जैसे ही करेंसी की को हराया तो रूस में किसका शासन हो गया, इन्हीं का शासन चलने लगा। तो यही है लेनिन के बारे में, आप आसानी से लिख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 39। तो 39वां प्रश्न है कि पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए
मुद्रण कला के आविष्कार के पहले पूर्व हाथ के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग कर लिखने की प्रक्रिया को पांडुलिपि कहते हैं। देखिए, मुद्रण कला का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले हाथ द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग करके उसको लिखा जाता था। आप इतिहास में देखिएगा, जब आप पर्यटन स्थल पर घूमने जाइएगा तो पांडुलिपि में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। पुरानी बातों के संबंधों में ज्ञान अर्जन मतलब ज्ञान को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए उपयोग किया जाता है पांडुलिपि का। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 40। तो 40वां प्रश्न है कि भूस्खलन के बचाव के किसी दो उपयोग को लिखना है। देखिए, दो उपयोग को लिखना है। भूस्खलन जो भूमि का स्खलन हो रहा है, यानी भूमि जो ढह रहा है, उसका उपाय लिखना है। तो नीचे लिखा गया, देखिए, दलदल वाली जगहों से दूर निवास करना चाहिए, मतलब जो जहाँ, क्योंकि वहाँ भूस्खलन अधिक होगा तो हमें वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और पठार या पहाड़ी सड़कों में जो कंकरीला होता है उससे हम, यानी और साथ में पत्थरों वाले इलाके जो होते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, दूर निवास स्थान अपना करना चाहिए। और कंक्रीट तटबंध की भी आवश्यक होती है, इसलिए मतलब कंक्रीट से बने तटबंध जब भी बने तो मजबूत बने, ताकि जो है चीज़ें सही रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।